हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण रचना पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और ये जो वर्ण रचना है इसको हम लोग पढ़ेंगे वर्ण रचना। अब देखिए, अगर हम कहीं कहीं आपने सुना होगा कि सबसे पहली चीज़ ये अक्षर क्या होता है, तो ये अक्षर क्या है और ये वर्ण क्या है, तो हम दोनों में अंतर बता देते हैं कि ये जो अक्षर होता है जो नष्ट ना हो उसे अक्षर कहते हैं, जिसका क्षरण ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। और ये जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और अगर बात भाषा की आई है तो भाषा किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। जैसे भाषा जो है अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, ये भी जान लिया आपने। और ये जो भाषा है मुख्य दो प्रकार के होते हैं और तीन प्रकार के भी देखे जाते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक, जिसमें कई काव्यशास्त्री दो ही भेद मानते हैं, मौखिक और लिखित। आप तो बहुत आसान है कि अगर हम मौखिक की बात करें, मौखिक तो जिसको हम सिर्फ अपनी बातों से यानी कह के बता सकते हैं उसे कहते हैं मौखिक। और एक होता है लिखित, और लिखित क्या होता है, जिसको हम लिख के समझाते हैं उसे कहते हैं लिखित। यानी कि अपनी बातों को समझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। और अक्षर जो होता है जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे हम आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो वर्ड पे होगा। वर्ड किसे कहते हैं, तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, ठीक ना। तो इसकी जो मूल संख्या होती है वो 44 होती है और कुल संख्या जो होती है वो 52 होती है। जरा हम ये भी बता देते हैं कि ये 44 कब होता है और कब ये 52 होता है। जैसे पूरा अभी तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, छोटा वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि ताकि जो मुख्य चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। जैसे अब देखिए यहाँ लिखा है ट ठ ड ढ अड़, और उसके बाद से ये देखिए इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। ट ठ ड ढ अड़, देखिए यहाँ ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे। तो देखिए ये जो शब्द ऐसे जोड़ गए, ऐसे शब्दों को जोड़ के जो होता है वो 52 हो जाता है। अगर ऐसे शब्दों को हम निकालते हैं तो इसकी संख्या कितनी बच जाती है, 44 बच जाती है, ठीक ना। तो इसके आगे के क्रम में हम ये भी बताते हैं कि इसको मिटा दिए। अब देखिए वर्ड जो है अभी मैंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। वर्ड की मूल संख्या 44 होती है, कुल संख्या 52 होती है। और ये देखिए जो वर्ड होता है ये 3 भागों में बांटा गया है। वर्ड कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है उच्चारण के आधार पर, और एक होता है वायु संवेग के आधार पर, एक होता है तारत्व के आधार पर। तो पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। यहाँ देखेंगे वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा देखेंगे तारत्व के आधार पर। देखिए अभी मैंने बताया कि वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। इसकी मूल संख्या 44 होती है और कुल संख्या 52 होता है। और इसमें जो वर्ड के भेद किए गए हैं ये 3 प्रकार से किए गए हैं, उच्चारण, वायु संवेग और तारत्व। और ये जो उच्चारण होता है इसके आधार पर वर्ड के कितने भेद किए गए हैं, स्वर और जो है व्यंजन होता है। उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और ये जो वायु संवेग के आधार पर इसके भी 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण
जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम एक व्यवहारिक भाषा में छोटे छोटे वीडियो दे करके मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखिए ये वायु संवेग है के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, और तारत्व के आधार पे भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ जो तारत्व के आधार पे होता है, एक घोष होता है और एक होता है सघोष। वीडियो किनारे चला गया है, देखिएगा। तो घोष, ये सघोष। देखिए एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बता दूं कि जो घोष होता है उसी को हम सघोष बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये घोष के साथ सघोष क्या है, तो घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। आगे आने वाले, अभी आगे चलते हैं, सारी चीज़ों पे मैं विस्तृत बताऊंगा कि क्या होता है। अभी आपने देखा कि उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन, और वायु संवेग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया, अल्प प्राण और महाप्राण में बांट दिया गया, और तारत्व के आधार पर घोष और अघोष बांट दिया गया। घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। चलते हैं उच्चारण के आधार पे हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। देखते हैं नया देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था उच्चारण के आधार पर वर्ण, उच्चारण के आधार पर वर्ण, ठीक ना। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण की बात करते हैं। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर पे चर्चा करेंगे, स्वर क्या होता है, फिर उसके बाद से चर्चा करेंगे व्यंजन क्या होता है। देखिए ये जो स्वर होता है, जिन वर्णों का बढ़ी पढ़ रहे हैं ना, तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसमें किसी का मेल मिलाप नहीं होता है, वो हमेशा स्वर कहलाते हैं। जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। अभी हम बताते हैं, आपको अगर नहीं याद होगा फिर कमेंट में कहिएगा, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा ऐसे ही कि आगे कैसे समझाया जाए। तो हमको लगता है कि बातें समझ में आ गई होगी। जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे स्वर कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। देखिए दोनों परिभाषा को एक साथ समझा रहा हूँ। अब देखिए इसकी जो संख्या होती है 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और व्यंजन की संख्या जो होती है 33 और 38 होता है। वही जो ट ठ ड ढ अड़ बताए थे, उसमें अड़ और अढ़ जोड़ते हैं, तो ऐसे शब्दों को जोड़ने पर क्या हो जाता है, 38 हो जाता है, और उसको निकालते हैं तो 33 बचता है। अब आते हैं स्वर पे। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होता है। अब देख लीजिएगा कि जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ, ठीक ना। इसके बाद से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी संख्या 13 होती है। अभी तक मैंने 13 पढ़ा था और सर 11 बता रहे हैं। तो ये कंप्रेशन लेवल में क्या होता है, यहाँ देखिए अंग है और अह है। जिसको नाक से बोला जाता है उसे अंग, और अह जो गले से निकलता है, देखिए ये जो है अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग। दोस्तों अब तो क्लियर हो गया होगा कि हम 13 क्यों नहीं लिखे। तो 13 में जो ये अंग और अह है, इसको हम बोलते हैं अयोग वाह। कौन सा अक्षर बोलते हैं, अब नहीं भूलेंगे आप लोग, अयोग वाह बोलते हैं। अब इसी को लेकर के कुछ काव्य शास्त्री वर्ण की जो स्वर की जो संख्या होती है 11 और 13 बताते हैं। तो 11 जो है अ से लेके अ तक होता है, और जो 2 अक्षर है अंग अह को जब हटाते हैं तो 11, जब जोड़ते हैं तो 13 हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए ये अंग अह हो गया। फिर इसके बाद से जो स्वर के भेद होते हैं ये 3 होते हैं, और कुछ काव्य शास्त्री 4 बताते हैं। स्वर के जो भेद होते हैं 3 होते हैं,
और कुछ काव्य शास्त्री जो है इसकी संख्या 4 बताते हैं। जैसे एक होता है ह्रस्व स्वर, देखिए दिख रहा है ना, ह्रस्व होता है, एक होता है दीर्घ होता है, और एक होता है संयुक्त, और एक होता है पलुप्त। ठीक ना, पलुप्त भी बोला जाता है। ठीक ना, तो ये जो होता है दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व दीर्घ, और उसके बाद संयुक्त और पलुप्त हो जाता है। ये जो ह्रस्व है, ये जो ह्रस्व और ये दीर्घ क्या है, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। और देखिए फिर से हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये सफ़ेद वाला ले रहे हैं। ह्रस्व क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि ह्रस्व मतलब होता है छोटा। देखिए यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं छोटा। छोटा मतलब क्या होता है, जो कम समय में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व जो स्वर है। और उसके बाद से ये जो दीर्घ होता है, जो ज़्यादा समय में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। देखिए एकदम परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा, बस एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मत भूलिएगा एग्जाम्पल क्या क्या है। प्रश्न कैसे पूछेगा वो भी बता देंगे। संयुक्त स्वर वर्ण क्या होता है, जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। क्लियर है, जिसको कम समय में बोला जाता है उसे ह्रस्व, जिसको ह्रस्व से दूना समय में बोला जाता है उसे दीर्घ, और जो 2 स्वर वर्णों से मिला के बनता है उसे कहते हैं संयुक्त। क्लियर है। अब पलुप्त जो होता है, जो सबसे ज़्यादा समय में बोला जाता है उसे कहते हैं पलुप्त। देखिए कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम थोड़ा यहाँ समझाते हैं, जैसे अ आ ई। देखिए एकदम बेसिक फार्मूला बता रहे हैं, अगर इसे आप लोग देख लेंगे वीडियो तो वर्ड रचना से कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रह जाएगा, आप अच्छा से अच्छा नंबर करके आएंगे। देखिए जो आपकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो संख्या देखिए 11 हो गया। जब अंक अह जोड़ते हैं ये वाले तो हो जाते हैं इसकी संख्या 13, लेकिन जोड़ा नहीं जाता है। तो जो प्राइमरी स्कूल में बोला जाता है आ, तो अ जो है कम समय में बोले इसलिए इसको कहाँ रख दिए, ह्रस्व में। आ को ज़्यादा समय में बोला इसलिए कहाँ रख दिया, दीर्घ में। फिर हम ई, तो ई को कम समय में बोले तो कहाँ रख दिए, ह्रस्व में। फिर उसके बाद से समझ रहे हैं, समझते रहिएगा। जहाँ कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाने लगा वीडियो बना दूंगा। और वहीं पे अगर सॉल्व ऐसे ही एक लाइन का होगा तो वहीं कमेंट पे हम सॉल्व दे देंगे। ठीक, तो आ लिखा तो अ को कम समय में बोले तो इसलिए ह्रस्व में रख दिए, आ को ज़्यादा समय में बोले तो इसलिए कहाँ रख दिए, दीर्घ में रख दिए। फिर ई, तो अगर ई को कम समय में बोला तो ह्रस्व, दीर्घ ज़्यादा समय में बोला तो दीर्घ। फिर उ की बारी आई तो छोटा ऊ को कम समय में बोलते हैं, बड़ा ऊ को दीर्घ में। अब देखिए बच गया रे, तो हम ऐसे बोलते हैं अ आ ई उ री। तो जो रे जो है कम समय में बोला जाता है इसलिए क्या हो गया वो ह्रस्व में, और ये ज़्यादा समय में बोला गया तो इसलिए क्या हो गया ये दीर्घ में। कोई दिक्कत, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 4 अक्षर बचे हैं अभी, अब देखिए यहाँ तक तो हमने लिख दिया, अब 4 अक्षर बचे हैं तो चारों को कहाँ रख देंगे हम, इसकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, ए ओ औ। क्लियर है। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ए ओ औ, अब कैसे है, इसको हम बोलते हैं आई, मतलब अ धन ई से जो बना है वो क्या बना है, ए। अ धन ए से जो मिलके बना है वो ए। अ धन ओ से मिलके बना है जो ये जो ये जो अ धन ओ नहीं है, ये जो है अ धन उ है। ठीक ना, ये अ धन उ है, लिखना चाह रहे थे लेकिन ओ हो गया है। अ धन उ से क्या होता है, ओ होता है। उसके बाद से अ धन ओ से जो बनता है वो हो जाता है ओ। ठीक ना, देखिए ये इसके और मिलाप से जो बना है, इसलिए 2 अक्षरों से मिलके बन रहा है, इसके लिए हम इसको कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं।
देखिए ये भी 2 अक्षरों से मिलके बन रहा है, ये भी 2 अक्षरों से मिलके बन रहा है और ये भी 2 अक्षरों से मिलके बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सभी 2 अक्षरों से मिलके बन रहा है और संयुक्त की परिभाषा यही होती है, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयोग से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ हम क्वेश्चन आपको समझा देंगे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। और देखिए पलुप्त क्या होता है, पलुप्त को भी ध्यान देते हैं। पलुप्त मतलब होता है जो लुप्त, यानी कि सबसे ज़्यादा समय बोला जाता है उसे कहते हैं पलुप्त। ठीक है, तो पलुप्त में जैसे आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो बोल रहे हैं ओम, तो जो ओम बोलते हैं ये भी कम समय में बोल दिया, ये भी कम समय, लेकिन बीच में जो सबसे ज़्यादा समय खींचते हैं इसी अक्षर को हम बोलते हैं पलुप्त स्वर। लिखा नहीं जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा समय में बोला जाने के कारण इसको हम पलुप्त स्वर के स्थान पे रखते हैं। एक कन्फ्यूजन आपको बता देता हूँ। देखिए नोट्स क्या होते हैं? कुछ काव्य शास्त्री जो होते हैं, दीर्घ स्वर की जो संख्या है, दीर्घ की जो संख्या है वो क्या होता है, ये दीर्घ में कितने अक्षर हैं? 3 और प्लस ये संयुक्त में होते हैं 4, तो दीर्घ की संख्या 7 बताते हैं। तो 7 क्यों बताते हैं? याद रखिएगा कि ह्रस्व जिससे कम समय में बोला जाता है उसे ह्रस्व कहते हैं, ज़्यादा समय में बोले जाने को हम दीर्घ कहते हैं। लेकिन तो ये भी तो ज़्यादा समय में बोला जा रहा है और इसे ज़्यादा समय में बोले जाने के कारण इसको हम दीर्घ में भी रखते हैं। क्लियर है इतना? देखते हैं। तो दीर्घ में अगर कहीं 7 आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो दीर्घ का भी ले रहा है और ये संयुक्त का। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ऑप्शन में दे देगा दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या मतलब ऑप्शन में 7 है तो 7 लगाना है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको दिख रहा है ये 3 है तो आपको 3 लगाना है। कुल पूछेगा तो 7, अगर कुल नहीं पूछा तो 3 लगा देना है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम इसी वीडियो के आगे हम बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। ये तो समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि यह सॉल्व करा दिया जाए। और अब चलते हैं आगे की तरफ, व्यंजन की तरफ। कोई दिक्कत? ठीक, देखते हैं आगे। देखिए फिर आते हैं हम व्यंजन की तरफ। तो ये अभी हम किसके आधार पर पढ़ रहे थे? उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे थे। तो उच्चारण के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं हम? व्यंजन पढ़ रहे हैं। और ये जो व्यंजन शब्द है, व्यंजन क्या है? तो हम बताए थे जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे ये क है, तो जो क है ये क में आधा हलंत लगा के मतलब आधा कर दिए, लेकिन फिर भी जो देखिए इसमें अ छुपा हुआ है, तो इसी हलंत मतलब होता है जिसमें स्वर का लोप हो। तो यहाँ देखिए यहाँ हलंत नहीं लगा है तो यहाँ स्वर का लोप नहीं है, स्वर का लोप यहाँ पे देखिए ये यहाँ हलंत लगा है तो ये स्वर का लोप है, यहाँ हलंत नहीं लगा, स्वर का लोप नहीं है। ठीक ना? तो ये देखिए, अब देखिए मैंने लिखा ख में आ जोड़ दिया तो मतलब आधा ख है प्लस आ है, तो देखिए यहाँ भी फिर स्वर आ गया। तो हमेशा व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। एक चीज समझ में आ गया होगा। तो इसकी संख्या जो होती है 33 होती है और 38 होता है। तो ऐसे परिभाषा बता सकते हैं जो स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब ये जो व्यंजन होता है ये भी 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, एक होता है उसमें व्यंजन, एक होता है स्पर्श व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन और एक होता है द्विगुण व्यंजन और एक होता है वैदिक व्यंजन। ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो ये अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन। क्लियर है? देखिए हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही स्लो तरीके से मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सारे वीडियो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अंतस्थ क्या होता है, जहाँ पर जब कोई व्यंजन सीने से सांस रोक के थोड़ा छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जहाँ सांस रोक के छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, य व र ल। कितनी संख्या होती है, 4 होती है, य व र ल होती है, ठीक ना। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। जहाँ सांस रोक के छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, उसमें व्यंजन क्या आता है, जहाँ पे संघर्ष करके जो शब्द बोले जाते हैं, यानी कि जो जीभ है उसको रगड़ के बोला जाता है उसे कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। देखिए इसकी संख्या, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, स ह, ठीक ना। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, य व र ल। और जिसको संघर्ष यानी कि जीभ से संघर्ष करके यानी कि घर्षण से बोला जाता है उसे कहते हैं उष्म व्यंजन, जो इसकी संख्या 4 होती है, स ह, ठीक ना। बारी है स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन को हम यहाँ समझा देते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत का सहारा लिया जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत का सहारा लिया जाता है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है क से लेकर म तक होती है। जो इसकी संख्या होती है वो 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, तथा मूल कितना होता है, 16। इसको याद रखना आपको, ये जो कुल है और ये जो मूल है, कुल कैसे है, मूल कैसे है, ये भी हम अभी बता रहे हैं आगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ क, ख, ग, घ, अंग। देखिए एक दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति कहता है क वर्ग या च वर्ग या ट वर्ग या त वर्ग, तो वहाँ समझ जाइएगा कि क वर्ग बोला है तो क, ख, ग, घ, अंग आएगा। अगर च वर्ग बोला है तो च, छ, ज, झ, य आएगा। तो ऐसे ही सारे वर्ग में आते हैं। तो देखिए च वर्ग को लिख लेते हैं, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो संख्या गिन सकते हैं कि ये 25 है। इसकी संख्या कितनी है, 25 है। और ये जो कैसे बोला जाता है, अब हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये बोला कैसे जाते हैं। तो देखिए क वर्ग जहाँ सीधे गले से जो आवाज़ आती है उसे कहते हैं कंठ। यानी देखिए बोल के चेक कर लीजिएगा, देखिए कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। जो तालु से सहायता से जो वर्ड बोले तो उसे कहते हैं तालव्य या तालु, ठीक ना। जैसे च, छ, ज, झ, य। अब देखिए ये जो है ये जो ट वर्ग मूर्धन्य क्या होता है, जो मुख्य की सहायता से बोलता है और जिसे जीभ थोड़ा टेढ़ा करके बोला जाता है उसे कहते हैं मूर्धन्य कहते हैं। और मूर्धन्य क्या होता है, देखिए मूर्धा भी बोलते हैं, तो जहाँ से जीभ थोड़ा टेढ़ी करके जो अक्षर बनता है उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य। और ये त है, थ है, द है, ध, मतलब जो दांत के सहयोग से जो अक्षर बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, दंत कहते हैं। देखिए त, थ, द, ध, न, ठीक ना। तो यह क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। और एक चीज़ और है प, फ, जो होठ के सहारे से बोले जाते हैं उसको कहते हैं ओष्ठ, ठीक ना। देखिए ये जो मूल होते हैं, देखिए 16 यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के जो अक्षर होते हैं वो मूल होते हैं, 16 होते हैं। और ये जो अक्षर बचते हैं इसको हम छोड़ देते हैं, 25 में से वही 16 मूल होते हैं, ठीक ना। उसके बाद होता क्या है, ये जो है पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। किस अक्षर से, पंचमाक्षर के, क्योंकि अंतिम में नाक से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ऐसे अक्षरों को उच्चारण किया जाता है, इसलिए कहा था हम पंचमाक्षर भी कहते हैं इसको। तो फिर हम यहाँ आते हैं संयुक्त। हमको उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा आपको कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत का सहारा लिया जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये जो है अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन।
जैसे वहाँ संयुक्त स्वर होता था, क्या होता था, संयुक्त स्वर होता था, तो स्वरों के सहयोग से बनता था। लेकिन यहाँ जो है संयुक्त व्यंजन है। देखिए मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, यदि संयुक्त व्यंजन होता है तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। जो 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या क्या होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र जो होता है, ये 4 होती है इसकी संख्या। देखिए इसका भी सहयोग क्या है, ये है आधा क धन स से मिलकर बनता है तो क्या हो जाता है, ये 6 बनता है। ये आधा त धन र से मिलके बनता है तो क्या हो जाता है, त्र होता है। आधा ज धन य से मिलके बनता है तो क्या होता है, ये ज्ञ होता है। बड़ा श और र से मिलके बनता है तो क्या होता है, ये स्र हो। देखिए ये भी 2 अक्षरों से मिलके बना है, वो भी व्यंजन से, और ये भी, इसलिए यह क्या कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक ना, ये समझ में आ गया होगा। द्विगुण व्यंजन जिसे उच्छिक्त या आगत व्यंजन भी कहते हैं। जो ट ठ जो वीडियो के प्रारंभ में बताया हूँ कि जो ट ठ ड ढ अड़ ढ़ होता है उसी को हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। आप ऐसे याद करना है आपको, पढ़ाई वाला ढ़, लड़ाई वाला ड़, जो दोनों अक्षर होते हैं वो हमेशा द्विगुण व्यंजन में आते हैं। और वैदिक व्यंजन क्या होता है, जिसको प्राचीन समय से प्रयोग किया जाता था उसे वैदिक व्यंजन कहे गए। जैसे इसकी संख्या 1 होती है, ल होता है, लुंठित र होता है, तो इसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए, अभी हम बस उच्चारण के आधार पे, तो यह उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और यह अभी तक हम उच्चारण के आधार, जो सबसे बड़ा जो वीडियो था यही था कि उच्चारण के आधार पर 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। 4 भेद वहाँ होते हैं और यहाँ पे 6 भेद होते हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम चलते हैं वाई संवेग के आधार पर वर्ण, ठीक ना। अब हम पहले तो उच्चारण के आधार पे हमने पढ़ लिया स्वर और व्यंजन। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, ये तो पहला भाग था, अभी हमारा दूसरा भाग है वाई संवेग के आधार पर वर्ण, वाई संवेग, ठीक ना। देखिए वाई संवेग है। देखिए अभी हम आपको बता भी दिए पहले भी, और यहाँ तारत्व है। तो हम बारी बारी सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहले हम वाई संवेग के आधार पे पढ़ते हैं, फिर से हम वाई, और उसके बाद से हम तारत्व के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए उच्चारण वाई संवेग के आधार पे जो होता है 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण। देखिए यहाँ पे भी हम आपको व्यवहारिक ही ज्ञान बताने वाले हैं, जहाँ पे आपको रटना नहीं है, समझ लेना है। देखिए महाप्राण होता है, ठीक ना, अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। देखिए वायु यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हम प्राण मतलब कहते हैं, यहाँ भी प्राण है, यहाँ भी प्राण है, प्राण मतलब हो गया वायु। अब यहाँ जो अल्प मने होता है थोड़ा, और महा मतलब होता है ज़्यादा। जिन अक्षरों के उच्चारण में थोड़ी सी वायु ली जाती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन अक्षरों के उच्चारण में ज़्यादा वायु ली जाती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिन अक्षरों के उच्चारण में थोड़ी सी वायु ली जाती है उसे अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा वायु ली जाती है उसे महाप्राण। तो आपको एक कोडिंग याद करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ मैंने कहा था क, एक वर्ग में क मतलब 5 अक्षर आते हैं। तो यहाँ क ख ग घ अंग लिखा हुआ है, तो इसको हम समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि इसको कोडिंग होता है 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो यहाँ पे अल्प प्राण महाप्राण कैसे बोला जाता है, तो अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग का, ये याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और ये जो 5वां अक्षर होता है वो होता है अल्प प्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग मतलब क्या, अगर क वर्ग की बात करते हैं तो पहला क है, दूसरा छोड़ देंगे, कोई तीसरा है ग हो जाएगा, 5वां अक्षर अंग है तो यहाँ अंग। अगर च वर्ग में बात करेंगे तो च हो जाएगा, छ छोड़ देंगे, फिर हम ज पे आएंगे, फिर उसके बाद से हम चौथा छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां अक्षर हमेशा अल्प प्राण होता है। फिर हम बात करते हैं महाप्राण का। तो महाप्राण में क्या होता है, जो अक्षर बच गए हैं दूसरा और चौथा, तो प्रत्येक वर्ग का ये जो दूसरा और
चौथा अक्षर होता है वहाँ पे हमेशा महाप्राण होता है, ठीक ना। जैसे ये ख है, अगर हम यहाँ बात करें तो ख और घ, ठीक ना। यहाँ पे अगर बात करें तो ख और घ हो गया, ठीक। तो ये हो गया महाप्राण हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अल्प प्राण और महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन को हम धीरे से बोलते थे तो थोड़ा वायु लगता था, उस व्यंजन को जोर से बोलते थे तो ज़्यादा वायु लगता था, तो हो गया ये महाप्राण। तो इसके अंतर्गत हम क्या रखते हैं, अंतस्थ व्यंजन को रखते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन, ठीक ना। और इसमें थोड़ी सी वायु धीरे से वायु ली जाती है। अब महाप्राण में क्या होता है, ज़्यादा तेज वायु ली जाती है, तो यहाँ हम उस व्यंजन को रख लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये देखिए अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, य व र ल। अभी देखिए जिनको नहीं पता है फिर से थोड़ा सा पीछे आकर के देख लेंगे। व्यंजन में मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। य व र ल होता है, और उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। स श और ह होता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको वायु संवेग के आधार पर भी समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है महाप्राण होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, वायु संवेग हो गया, अब तारत्व के आधार पर देखते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब उच्चारण के आधार पर मैंने पढ़ लिया, वायु संवेग के आधार पर मैंने पढ़ लिया, और अब जो है तारत्व के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। तारत्व के आधार पे, तो तारत्व के आधार पे हम देखिए जल्दी थोड़ा चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन हाँ इतना तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि इससे अलग से क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं आए, मतलब इससे अलग से क्वेश्चन नहीं। एक वीडियो आप देख लेंगे तो सारे पोर्शन आपके तैयार हो जाएंगे वर्ड रचना से, जो नॉर्मली जीडी, यूपीपी, यूपी पैट वीडियो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, तो तारत्व के आधार पे एक होता है घोष होता है, तारत्व के आधार पे क्या होता है, घोष होता है, और एक होता है अघोष होता है। एक चीज़ और बता दें कि घोष को ही हम सघोष बोलते हैं, घोष को ही हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, और अघोष, ठीक ना। तो इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं कि घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तारत्व माने होता है कंपन, तारत्व मतलब क्या होता है, कंपन। तो जिन अक्षरों को बोलने में कंपन पैदा होता है, अगर होता है तो घोष है, अगर नहीं होता है तो अघोष है। फिर दोस्तों हम वही अक्षर लिखना चाहेंगे क ख, क्योंकि हमारे पास अक्षर तो वही है क ख ग घ अंग। इसमें भी 5 कोडिंग कर लीजिए, और ये याद रखिएगा कि ये जो घोष वर्ड क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और ये जो 5वां अक्षर होता है वो घोष होता है। अभी हम पढ़ के बताएंगे कैसे होता है। और पहला और दूसरा अक्षर होता है अघोष होता है, पहला और दूसरा अक्षर होता है अघोष होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे तीसरा अक्षर ग, चौथा अक्षर घ, अंग। अगर हम च वर्ग, ऐसा नहीं है कि च वर्ग में अलग हो जाएगा, वहाँ पे भी च छ छोड़ देंगे, ज झ य। देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर प तक, प वर्ग तक पूरा होता है, और यही अक्षर पहला और दूसरा जो है ये आ जाता है, जैसे क ख, ये अघोष हो जाता है, च और ये छ अघोष हो जाता है, ये भी प वर्ग तक पूरा होता है। और स्मरणीय तथ्य ये भी है कि इसमें एक चीज़ और आते हैं, जैसे इसके अंतर्गत य व र ल और ह भी आते हैं, य व र ल। इसमें देखिए ह जुड़ जाता है, और घोष की बात करेंगे तो इसमें ह जुड़ जाता है। पहले तो अंतस्थ व्यंजन में ह जोड़ के हम क्या बना देते हैं, घोष या सघोष बना देते हैं। और उसके बाद से यहाँ क्या होता है, अघोष वर्ण में भी 3 होते हैं, श और ये जो है स होते हैं, स तीनों स यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ह यहाँ से गायब होता है। तो प्रश्न पूछे कि घोष वर्ण कौन सा होता है, तो य व र ल ह भी होता है। अगर हम बात करें अघोष वर्ण की तो सिर्फ स तीनों स ही आते हैं। और सबसे काम पते की बात बता दूं कि जितने स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। जितने स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। पूरे स्वर क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण।
पूरा स्वर कहाँ आता है, अ से लेके जो अ तक का होता है वो क्या होता है, घोष वर्ण होता है। दोस्तों यह जो वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा वर्ण रचना समझाने का प्रयास किया है, और इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाया हूँ कि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन कम से कम समय में यह वीडियो मैंने आपके तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर सकें। दूसरी चीज़ ये है, अगर एक चीज़ और बता दें हम कि नोट्स भी होते हैं इसमें। कैसे होते हैं नोट्स, इस पर हम करते हैं। जिस अक्षरों को बोलने में मुंह पूरी की पूरी तरह खुला रह जाता है उसे कहते हैं विवृत वर्ण कहते हैं, जिसकी संख्या आ होता है, ठीक ना। विवृत वर्ण होता है आ, ठीक ना। तो ऐसे नोट्स के साथ है ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, हो सकता है उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में या किसी माध्यम से हम इसको पूरा कराने का प्रयास कराएंगे। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को, क्लाइमेक्स एकेडमी महाराजगंज चैनल को आप यूट्यूब पे जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस वीडियो के माध्यम से, छोटी वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।